Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge Escort. So today in this video, we are going to see endogenetic and exogenetic forces in geomorphology. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon. So let us see first content. So in the content, firstly, we will see some questions. These questions must come in your mind when you are studying this endogenetic and exogenetic forces. So what are those questions? We are going to see those as well. Then we will see introduction. Then what are the endogenetic forces in type and exogenetic forces? We will discuss in this video. So these are the questions which must come in your mind. So first question which is here is how the landforms are formed over their surface. जो लैंडफॉर्म हैं वो किस तरह से बनते हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, राइट? इफ़ यू कमिंग फ्रॉम ज्योग्राफी background and not coming from geography background, so both kind of people must have this question in their mind that कि लैंडफॉर्म जो है वो अर्थ सरफेस पे कहाँ से आते हैं, हाउ दे फॉर्म्ड, राइट? So answer of this question you will get yourself in the end. We will discuss there. These are the questions just for the brainstorming. Then second question is why there are different features in different area. अलग अलग एरिया में अलग अलग फीचर्स क्यों है? Why not there are similar features? सारे में माउंटेन्स क्यों नहीं है? सभी जगह पे प्लेन्स क्यों नहीं है? सभी जगह पे प्लेट्यूज क्यों नहीं है? डिफरेंट क्यों है? या फिर हम कहें कि कहीं वैलीज है, कहीं कैनियन है, कहीं मशरूम रॉक है, कहीं नहीं है. तो वाई दिस हैपन सो, हम इस वीडियो में जानेंगे. देन थर्ड इज देयर सम प्रोसेस, सॉरी, इज देयर सेम प्रोसेस विच वर्क ऑन द सरफेस. क्या अर्थ सरफेस पे केवल सेम प्रोसेस ही वर्क करती हैं जो ऑस्ट्रेलिया पे वर्क करती हैं, या फिर जो ट्रॉपिकल एरिया में वर्क करती हैं वही क्या टेम्परेट एरिया में भी वर्क करती है, या फिर जो डेजर्ट में अक्कर करती हैं वही माउंटेन एरिया में अक्कर करती है? वी विल सी इन दिस टॉपिक. एंड देन फोर्थ इज फीचर रिमेन सेम. क्या फीचर हमेशा सेम ही रहती हैं? अगर आज हिमालयाज जहाँ हैं, हिमालयाज इज चेन ऑफ माउंटेन रेंजेस, क्या ये हमेशा ही ऐसे रहेंगे या फिर ये हमेशा से थे? सो इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे. So first let us see. So everyone, we will see here the introduction. So as written on the screen, the study of forces affecting the crust of earth or geological processes is important. Study of forces, उन फोर्सेस की स्टडी जो कि अफेक्ट करती हैं अर्थ क्रस्ट को और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, इम्पॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज दीज फोर्सेस एंड द रिजल्टेंट मोमेंट, जो ये फोर्सेस हैं, फोर्सेस कौन सी? एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, और इनके जो रिजल्टेंट मोमेंट है, राइट, आर इन्वॉल्व, किस में इन्वॉल्व होते हैं? इन द क्रिएशन में, डिस्ट्रक्शन में, रिक्रिएशन में एंड maintenance of geomaterials and numerous type of relief feature of varying magnitude on the earth surface. So introduction में क्या कहा गया है कि उन फोर्सेस की स्टडी करना जो कि अफेक्ट करती हैं अर्थ क्रस्ट को, राइट, और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, इम्पॉर्टेंट है. वाई? क्योंकि वो इन्वॉल्व होती हैं अर्थ के जो फीचर्स हैं उनके क्रिएशंस में, उनके डिस्ट्रक्शन में, उनके रिक्रिएशन में एंड मेंटेनेंस में. वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस है वो रिलीफ फीचर को किस तरह से क्रिएट करती हैं, किस तरह से डिस्ट्रॉय करती हैं, किस तरह से रिक्रिएट करती है और किस तरह से मेंटेन करती हैं. सो जियोलॉजिकल चेंजेस आर टू टाइप. जो जियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो दो तरह के हैं. वन इज लॉन्ग पीरियड चेंजेस एंड अदर वन इज शॉर्ट पीरियड चेंजेस. सो लॉन्ग पीरियड जो चेंजेस होते हैं वो आपके जो है वो लंबे समय के लिए होते हैं, वो मिलियन बिलियन ईयर्स के हो सकते हैं. शॉर्ट पीरियड चेंजेस वो आपके 1000 साल, 100 साल, 2 साल, 50 साल, इस तरह के जो टाइम पीरियड है उसको हम शॉर्ट पीरियड चेंजेस कहते हैं. नाउ द फोर्सेस विच अफेक्ट द अर्थ क्रस्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट.
कौन कौन सी फोर्सेज है जो कि अफेक्ट करती हैं अर्थ क्रस्ट को? दीज आर दीज टू फोर्सेज, वन इज एंडोजेनेटिक फोर्सेज, अनदर वन इज एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। ये क्या होती हैं? वी विल डिस्कस फॉर ahead. So first we have this called endogenetic forces, right? The forces coming from within the earth are called endogenetic forces. Endo का मतलब होता है inside, जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन। सो ऐसी फोर्सेस जो कि अर्थ के अंदर से आती है, राइट, कमिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ, आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको? एंडोजेनेटिक फोर्सेस, राइट। नाउ लेट अस सी फर्दर व्हिच कॉज टू टाइप ऑफ मूवमेंट। अब जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस है ये दो तरह की मूवमेंट कॉज करती हैं। एक तो आपका हॉरिजेंटल मूवमेंट है, दूसरा आपका वर्टिकल मूवमेंट है, दो तरह की। नाउ कमिंग हियर, these forces result varieties of relief features on the Earth's surface, such as mountains, plateau, plains, lakes, fault, fold, etc. तो जो ये forces हैं, इनकी वजह से जो है different varieties of जो लैंडफॉर्म फीचर्स हैं वो अर्थ सरफेस के ऊपर जो है वो अक्कर करते हैं, बनते हैं। जैसे माउंटेन बनते हैं, प्लेट्यू बनते हैं, प्लेन्स, लेक, फॉल्ट, फोल्ड एक्सेट्रा, राइट। नाउ कमिंग अहेड, volcanic eruption and earthquake is also the expression of these forces. volcanic eruption और जो earthquake है वो भी इन्हीं forces की वजह से आते हैं। इस तरह की movement को हम कहते हैं sudden movement, और जो forces responsible है sudden movement के लिए उनको कहते हैं sudden forces। देखें कि जो earthquake है वो एकदम से आता है, volcano भी एकदम से फटता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? sudden जो है वो occurrence है इन event की, तो इनको कहते हैं sudden movement। और जो forces इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है सडन मूवमेंट के लिए उनको कहते हैं सडन फोर्सेस, राइट। नाउ कमिंग डाउन, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मूवमेंट आर कॉज्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ रॉक। अब हम कहते हैं कि जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से दो तरह की मूवमेंट होती है, एक तो आपका हॉरिजेंटली, दूसरा आपका हॉरिजेंटली एक, दूसरा आपका वर्टिकली, राइट। सो ये होता किस वजह से है? जो अर्थ के अंदर आपको पता है रॉक्स हैं, राइट। तो रॉक्स है वो क्या कर रही हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उनमें और एक्सपेंशन हो रहा है, सिकुड़ रही हैं और एक्सपेंड हो रही हैं। किसकी वजह से? थर्मल कंडीशन की वजह से, और टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है इनसाइड द अर्थ उसकी वजह से। टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो रॉक्स एक्सपेंड होंगी, टेम्परेचर जब कम होगा तो रॉक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये मूवमेंट होती है अर्थ के अंदर, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, वी हैव फोर्सेस अफेक्टिंग द अर्थ क्रस्ट। सो कौन कौन सी फोर्सेस हैं कि जो कि अफेक्ट करती हैं अर्थ क्रस्ट को? दो तरह की हमारे पास मेजर फोर्सेस है, एक है हमारे पास एंडोजेनेटिक फोर्सेस, दूसरी हमारे पास एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस में आगे दो तरह से डिवाइड किया है, एक है डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस, दूसरा है सडन फोर्सेस। सडन फोर्सेस हमने अभी थोड़ी बहुत देख ली है, जो डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस है वो भी हम जो है वो आगे देखेंगे। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है डायस्ट्रॉपिक का। सडन फोर्सेस एकदम से होती है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन है और अर्थक्वेक है, यहाँ पे भी लिखा है। और एपियोजेनेटिक एंड ओरोजेनेटिक फोर्सेस, ये जो है वो डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस हैं। एपियोजेनेटिक को दो भागों में डिवाइड किया आगे, अपवर्ड मूवमेंट जिसको एमरजेंस भी कहते हैं, दूसरा है डाउनवर्ड मूवमेंट जिसको सबमर्जेंस भी कहते हैं। उसी तरह से ओरोजेनेटिक फोर्सेस को भी दो भागों में डिवाइड किया है, एक है आपका टेंशनल फोर्सेस, दूसरा है आपका कॉम्प्रेशनल फोर्सेस। आगे टेंशनल फोर्सेस को भी दो भागों में डिवाइड किया है, एक है क्रैकिंग, क्रैक्स आ जाना, दूसरा है फॉल्टिंग, अंडर किसके अंदर है? ये क्रस्टल फ्रैक्चर के अंदर। उसी तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे तो कंप्रेशनल फोर्सेस को भी डिवाइड किया है आगे क्रिस्टल बेंडिंग में, जिसमें आता है रैपिंग एंड फोल्डिंग। इसको हम आगे जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट सी द सडन फोर्सेस, जो कि आपके इसमें दो चीज़ें आती हैं, वन इज वोल्केनिक इरप्शन एंड अदर वन इज योर अर्थक्वेक। वोल्केनो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है स्क्रीन पे। नाउ सडन मूवमेंट कॉज्ड बाय सडन एंड एनर्जेटिक फोर्सेस। जो सडन मूवमेंट किसकी वजह से होती है? सडन जो एनर्जेटिक फोर्सेस जो है डीप अर्थ से जो है वो आती है सरफेस पे। सच सडन एंड रैपिड इवेंट दैट कॉज मैसिव डिसरप्शन एट बिलो द अर्थ सरफेस, राइट। इसमें कौन कौन से इवेंट आते हैं? लाइक मैंने आपको सडन फोर्सेस पहले समझा दिया है, जो एकदम से इरप्ट होते हैं चीज़ें, राइट, इनसाइड द अर्थ। लाइक वोल्केनो इरप्शन है, अर्थक्वेक है, इनको एक्सट्रीम इवेंट भी कहते हैं, राइट।
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। अर्थक्वेक आएगा, ज़्यादा मैग्नीट्यूड का आएगा, 6-7 मैग्नीट्यूड का, तो तबाही मचा देगा एक ही बारी में। उसी तरह से वोल्केनो है, जब गरम जो लावा है वो आएगा अर्थ सरफेस पे, तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। नाउ जियोलॉजिकली दीज सडन फोर्सेज आर टर्म्ड एज कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज। जियोलॉजिकली जो ये सडन फोर्सेज हैं इनको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज। क्यों कहते हैं कंस्ट्रक्टिव फोर्सेज? बिकॉज ये जो है कुछ रिलीफ फीचर को अर्थ सरफेस पे बनाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहीं वोल्केनो इरप्शन हुई तो वोल्केनो कौन बन जाएगा? जो अर्थक्वेक है वो क्या क्रिएट करेंगे? फॉल्ट एंड फ्रैक्चर एंड लेक क्रिएट करेंगे। तो ये जो सडन फोर्सेज हैं, सडन इवेंट्स है, ये कुछ रिलीफ फीचर को भी जो है वो बनाते हैं अर्थ सरफेस पे, इसीलिए इनको जो है वो क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहा जाता है, राइट, क्योंकि कंस्ट्रक्ट करती है रिलीफ फीचर को ओवर द अर्थ सरफेस। नाउ सी द डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस इन मोमेंट्स। ये थोड़ी स्लो मोमेंट होती हैं, इतनी जल्दी ह्यूमन बीइंग को एहसास नहीं होता है, मतलब काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, इसको काफ़ी टाइम लगता है डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस में। सो सी, डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस इंक्लूड बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। इसमें भी दोनों तरह की मूवमेंट है। कॉज ड्यू टू फोर्स डीप विद इन द अर्थ। किसके कारण डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस आती हैं? जो कि फोर्स होती हैं डीप विद इन द अर्थ, यानी कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस की बात कर रहे हैं। Forces operate very slowly and their effect become discernible after thousands and millions of years. जो फोर्सेस है वो काफ़ी स्लोली ऑपरेट करती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और उनके जो रिजल्ट हैं वो थाउजेंड्स एंड मिलियंस ईयर के बाद जो है दिखते हैं। प्रोड्यूस मीजो लेवल रिलीफ फीचर सच एज मीजो लेवल रिलीफ फीचर। मैंने आपको पहले जो मॉर्फो की क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर क्या होते हैं, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर में हमारे कॉन्टिनेंट एंड ओशन आते हैं, सेकंड ऑर्डर में हमारे माउंटेन प्लेट्यू प्लेन्स आते हैं, और थर्ड ऑर्डर में हमारे बाकी जो छोटे छोटे जो फीचर बनते हैं इनके ऊपर वो सारे आते हैं। तो जो आपके जो ये डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस है ये कौन से फीचर बनाती है? मीजो लेवल, जिसमें माउंटेन प्लेट्यू प्लेन्स लेक्स इस तरह की चीज़ें आती हैं, राइट। नाउ सी, इसके आगे दो भाग डिवाइड थे डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस के। एक है आपका एपियोरोजेनेटिक, दूसरा है आपका ओरोजेनेटिक मूवमेंट। एपियोरोजेनेटिक मीन्स इसमें कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है वो आपका अपवर्ड उसकी मूवमेंट होती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एपियोरोजेनेटिक जो वर्ड है वो दो शब्दों से बनकर मिला है, राइट। वन इज योर एपिरोज जिसका मतलब है कॉन्टिनेंट, अनदर वन इज जेंसिस मीन्स ओरिजिन। कहने का मतलब है कि ऐसा कोई रिलीफ जिसका ओरिजिन कॉन्टिनेंट से होगा, राइट। एपियोजेनेटिक मूवमेंट कॉज अपलिफ्टमेंट एंड सब्सिडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल मासेस। अब जो कॉन्टिनेंटल मासेस है, कॉन्टिनेंटल का जो पार्ट है वो अपलिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, और सब्सिडेंस होगी उसमें, राइट। किसके थ्रू? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट के थ्रू। अपवर्ड कब उठेगा? जब अपलिफ्टमेंट होगी, और डाउनवर्ड मूवमेंट कब होगी? सब्सिडेंस में, राइट। बोथ द मूवमेंट आर इन वर्टिकल मूवमेंट। दोनों ही जो मूवमेंट है ये वर्टिकल मूवमेंट है। दीज फोर्सेज एंड रिजल्टिंग मूवमेंट अफेक्ट लार्जर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये जो फोर्सेज हैं ये अफेक्ट करती है बहुत बड़े पार्ट को, एरिया के, राइट। नाउ यहाँ पे आप एपियोजेनेटिक फोर्सेज को अच्छे से जान पाएंगे कि क्या है अपवर्ड मूवमेंट, क्या है डाउनवर्ड मूवमेंट, राइट, विद एग्जाम्पल। सो डिवाइड इनटू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट में जब हम देखते हैं, अपवर्ड मूवमेंट में क्या होता है? अपलिफ्टमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल मासेस दो तरह से होती है अपलिफ्टमेंट, राइट। देखिए एग्जाम्पल में, अपलिफ्टमेंट ऑफ होल कॉन्टिनेंट और पार्ट ऑफ and upliftment of coastal land of continents such type of upliftment is called emergence. देखिए, या तो अर्थ का कोई पार्ट जो है वो अपलिफ्ट हो जाता है। अपलिफ्ट कब होगा? जब उसका सराउंडिंग वाला पार्ट जो है डाउन मूव करेगा, राइट, या तो फिर डेपोजिशन से अपलिफ्ट होगा। दो ही सिनेरियो है। तो अगर कॉन्टिनेंट का पार्ट अपलिफ्ट हो रहा है या फिर कोस्टल एरिया का पार्ट जो है डेपोजिशन की वजह से अपलिफ्ट हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? एमरजेंस, राइट। सेकेंड है आपका डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट किसकी वजह से होता है? सब्सिडेंस की वजह से होता है। सब्सिडेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट जब सबमर्ज हो जाता है, ये भी दो तरह से होता है। सब्सिडेंस ऑफ लैंड एरिया सच टाइप ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड सब्सिडेंस। सब्सिडाइज जब कोई भी लैंड एरिया होता है डाउनवर्ड और उसकी मूवमेंट डाउनवर्ड होती है तो उसको कहते हैं सब्सिडेंस, राइट। Alternatively, the land area near the sea coast is moved downward or subsided below the sea level and is thus emerged under sea water. Such type of downward movement called submergence.
अब इसमें क्या कहा गया है कि जो लैंड का एरिया है जो कि सी कोस्ट के नज़दीक है वो नीचे की ओर डाउनवर्ड जो है वो सबसाइड हो जाता है सी लेवल में, बट अर्थ कॉन्टिनेंट से तो वो नीचे जा रहा है, बट सी वाटर से तो ऊपर है, अमर्ज हुआ है अंदर, तो उसको क्या कहेंगे, सबमर्जेंस, राइट। कॉन्टिनेंट से तो नीचे है, मानो ये आपका कोस्ट है, लैंड एरिया है, ये पहले पानी यहाँ तक था, अब पानी यहाँ तक आ गया, तो ये वाला पार्ट जो है वो लैंड किससे, तो उसकी डाउनवर्ड मूवमेंट हो गई, लेकिन सी से ऊपर है, राइट, तो इसको क्या कहेंगे, सबमर्जेंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। सिंपल भाषा में यही कहना कि कॉन्टिनेंट का जो है, लैंड का जो एरिया है वो पानी के अंदर आ गया है, राइट, वो सबमर्जेंस है एक तरह का। नाउ ओरोजेनेटिक मूवमेंट में क्या होता है कि जो ओरोजेनेटिक जो वर्ड है दैट इज अगेन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ओरो का मतलब होता है माउंटेन, जेंसिस का मतलब होता है ओरिजिन। अब इसमें क्या होता है कि मूवमेंट इज कॉज ड्यू टू एंडोजेनेटिक फोर्सेस वर्किंग इन हॉरिजेंटल मैनर। वो जो पहले वाला पोर्शन था जो हमने एपिओजेनेटिक पढ़ा, उसमें जो है वो वर्टिकल मूवमेंट थी, एक अपवर्ड दूसरी डाउनवर्ड। अब इसमें हॉरिजेंटल मूवमेंट है, राइट, टेंशनल फोर्सेस आएंगी इसमें और कंप्रेशनल फोर्सेस आएंगी, वो हम देखेंगे क्या है। मूवमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू एंडोजेनेटिक फोर्सेस। अब माउंटेन्स बन रहे हैं तो वो भी एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से ही बनते हैं, राइट, जो कि जब वो हॉरिजेंटल मैनर में वर्क करती हैं। हॉरिजेंटल फोर्सेस इन मूवमेंट आर कॉल्ड टेंशनल फोर्सेस। जो फोर्सेस हॉरिजेंटली जो है वर्क करती है उनको कहते हैं टेंशनल फोर्सेस। ऑरिजेनेटिक और हॉरिजेंटल फोर्सेस वर्क इन टू वे, दो तरह से वर्क करती हैं टेंशनल फोर्सेस हॉरिजेंटली, इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड टुवर्ड ईच अदर। या तो जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे की तरफ लगेंगी या फिर एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, राइट। दिस इज कॉल्ड टेंशनल फोर्सेस व्हेन इट ऑपरेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। टेंशनल फोर्सेस कब कहते हैं, जब दो फोर्सेस हैं बट दे आर ऑपरेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इस तरह से लग रही है। सच टाइप ऑफ फोर्सेस इन मूवमेंट, इनको कहते हैं डाइवर्जेंट फोर्सेस, डाइवर्ज, राइट, इनका जो पीठ है वो एक दूसरे की तरफ होगा, मुंह जो है वो ऑपोजिट साइड। दिस टेंशनल फोर्सेस क्रिएट रप्चर, क्रैक, fault in the crustal part of earth. Force when operate face to face is called compressional forces. जो टेंशनल फोर्सेस है इसकी वजह से क्या क्रिएट होंगे, क्रैक, रप्चर, फ्रैक्चर, फॉल्ट क्रिस्टल पार्ट में। और जब फोर्सेस एक दूसरे के सामने लगेंगी इस तरह से, उनको कहते हैं कंप्रेशनल फोर्सेस। कन्वर्जेंट ऑफ फोर्सेस और कंप्रेशन फोर्सेस कॉज क्रिस्टल ब्लेंडिंग। क्रिस्टल ब्लेंडिंग होगी इसमें, राइट, तो क्या बनेगी, फोल्ड बनेगी, क्रिस्टल रैपिंग होगी, जिसकी वजह से जो है वो आपका लोकल राइज और ऑफ सब्सिडेंस ऑफ द क्रिस्टल पार्ट राइज हो जाएगा। जब फोर्सेस दो एक तरफ लगेगी तो जो बीच का पार्ट है वो राइज हो जाएगा, राइट, ये मतलब है इसका। नाउ आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एपिओजेनेटिक फोर्सेस में कॉन्टिनेंट का मास जो है वो राइज होता है या फिर डाउनवर्ड उसकी मूवमेंट होती है, और ओरोजेनेटिक मूवमेंट में दो तरह की फोर्सेस होती है, टेंशनल और कंप्रेशनल। ये दोनों ही हॉरिजेंटली लगती है, वन इज ऑपोजिट टू ईच अदर, दूसरी फेस टू फेस, राइट। उसी तरह से एपिओजेनेटिक में वर्टिकल मूवमेंट लेकिन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ओके, सो मूविंग फर्दर, when horizontal forces work face to face, the crustal rock are bent due to resultant compressional and tensional forces. जब जो हॉरिजेंटल फोर्स है वो फेस टू फेस लगती हैं तो जो क्रिस्टल का जो रॉक है, क्रिस्टल रॉक, वो बेंट हो जाती है, राइट, किसकी वजह से, कंप्रेशनल एंड टेंशनल फोर्सेस की वजह से। दूसरी भाषा में अगर हम कहें, जब क्रिस्टल जो पार्ट है वो मूव करता है एक दूसरे की तरफ, टुवर्ड ईच अदर, जो इन्फ्लुएंस है हॉरिजेंटल और कन्वर्जेंट फोर्सेस का एंड मूवमेंट, द क्रिस्टल रॉक अंडरगो द फोर्सेस प्रोसेसेस ऑफ क्रिस्टल बेंडिंग इनटू टू वेज। जब फोर्सेस एक दूसरे की तरफ लगती हैं, राइट, फेस टू फेस लगती हैं, तब क्या होता है कि जो दो तरह की जो है वो प्रोसेस होती है, एक होती है रैपिंग, दूसरी होती है फोल्डिंग। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल रैपिंग अफेक्ट लार्जर एरिया। रैपिंग में लार्जर एरिया जो है क्रस्ट का इफेक्ट होगा, where in the crystal part are either wrapped upward and downward. रैपिंग में लार्ज एरिया जो है वो इफेक्ट होगा, या तो जो एरिया है वो रैप्ड होगा अपवर्ड या होगा डाउनवर्ड। उसी तरह से जो होल राइज ऑफ क्रिस्टल पार्ट ड्यू टू कॉम्प्रिहेंसिव फोर्सेस रिजल्ट फ्रॉम कन्वर्जेंट हॉरिजेंटल मूवमेंट इज कॉल्ड अपर रैपिंग।
अब क्या कह रहा है कि जो पूरा का पूरा जो क्रिस्टल पार्ट है, कंप्रेसिव फोर्स की वजह से जब कन्वर्ज हो जाता है, राइट, तो उसको कहते हैं अपरैपिंग। सी, फोर्सेस अगर ऐसी लगेंगी, ये बीच का पार्ट है जो ऊपर हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, तो उसको अपरैपिंग कहेंगे, राइट। वाइल द बेंडिंग ऑफ क्रिस्टल पार्ट डाउनवर्ड इन द फॉर्म ऑफ बेसिन, जब ये फोर्सेस नीचे की तरफ लगेंगी, बेसिन की तरफ लगेंगी, डिप्रेशन की तरफ लगेंगी, इसको डाउन रैपिंग कहेंगे। When the process of upwrapping or downwrapping of crystal rock of larger area, the resulting mechanism is called broad wrapping. जब जो अपरैपिंग और डाउनरैपिंग ये दोनों जो दोनों प्रोसेसेस हैं, ये एक बड़े क्रिस्टल लार्ज रॉक पे लगेंगी, तो इस मैकेनिज्म को कहेंगे ब्रॉड रैपिंग। ब्रॉड रैपिंग में दोनों आ गई, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड रैपिंग भी। When the compressive horizontal force or converging force and resultant moment caused buckling and squeezing of crystal rock, resultant mechanism is called folding and cause several type of folds. अब यहाँ पे देखिए आप, जब जो कंप्रेशनल हॉरिजेंटल फोर्स है या फिर जो कन्वर्जिंग फोर्स है, उसकी वजह से बकलिंग होगी, बकलिंग एंड स्क्वीजिंग, जो क्रिस्टल रॉक है वो स्क्वीज हो जाएगी, मतलब इकट्ठे हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा उनमें, राइट। सो उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, फोल्ड, राइट। इस तरह से बकलिंग एंड स्क्वीजिंग, पास पास आ जाएंगी रॉक्स इस तरह से, तो उसको कहेंगे फोल्डिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो यहाँ तक। नाउ मूविंग फर्दर, अब हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस की हमने बात कर ली। इसमें ओरोजेनेटिक और एपिओरोजेनेटिक फोर्सेस मेन है, बाकी इनके वर्टिकल और हॉरिजेंटल मोमेंट, राइट। नाउ सी द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, इनको जो है डिनोटेशनल प्रोसेसेस भी कहा जाता है, डिस्ट्रक्शनल फोर्सेस भी कहा जाता है, प्रोसेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ये भी कहा जाता है। अब इनको ऐसा क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, इसके नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी फोर्सेस जो कि अर्थ के बाहर यानी कि अर्थ के सरफेस में ओरिजिनेट होती हैं, राइट। सो इसमें कौन कौन सी फोर्सेस चीज़ें आती हैं, फिनोमिना आते हैं, जैसे इरोजन है। इरोजन क्या होता है, इरोजन है, डेपोजिशन है एंड वेदरिंग है। इरोजन यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से उसके एलिमेंट जो है, वो कोई भी जो आपकी इरोजनल एलिमेंट है वो अपने साथ ले जाता है, जैसे विंड है। अब डेजर्ट में जो है, जो रॉक्स है वो मशरूम शेप की होती है, क्यों, क्योंकि उसका जो लोअर वाला पोर्शन है वो विंड अपने साथ ले जाती है, इरोड कर लेती है उसको, तो उसको इरोजन कहेंगे। डेपोजिशन में कोई रिवर है, कोई विंड है, उसी सैंड को कहीं जाके किसी एरिया में डिपॉजिट कर देगी। वेदरिंग स्टैटिक प्रोसेस है, ये इन सितु प्रोसेस है, एक ही जगह में होती है। चट्टानों का टूटना फूटना जो है वो आपका वेदरिंग कहलाता है सिंपल भाषा में। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अपने एलिमेंट होते हैं, जैसे विंड है, वो हम आगे देखेंगे क्या क्या है। डिनोटेशन में जो है दोनों चीज़ें आती हैं, वैसे तो 3 आती हैं डिनोटेशन में, जैसे वेदरिंग है, इरोजन है, ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी आता है इसमें, सॉरी। देन वेदरिंग जो है वो स्टैटिक प्रोसेस है, वो मैंने आपको बता दिया। अब चट्टानें हैं, उनके टूटना फूटना कहाँ होगा, डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, अपनी जगह में डिसइंटीग्रेट होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि जो रॉक है वो इंडिया से उठ के ऑस्ट्रेलिया में जाएगी टूटने, ऐसा तो होता नहीं है, अपनी जगह पे ही टूटती है, ठीक है। तो उसको वेदरिंग कहते हैं, इसलिए इसको स्टैटिक प्रोसेस कहा जाता है। वेदरिंग 3 तरह की होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, राइट। ये क्या होती है, उसके लिए शायद मैंने वीडियो अपलोड किया होगा वेदरिंग का, वो आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है कि ये फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है। नाउ लेट्स सी अहेड। जो इरोजन प्रोसेस है, जैसे मैं आपको कह रही थी कि इसके इरोजन प्रोसेस में कुछ इरोजनल एलिमेंट होते हैं, राइट, एजेंट होते हैं जो कि इरोजन करते हैं, जैसे रनिंग वाटर है, रिवर है, ग्राउंड वाटर है, सी वेव्स है, ग्लेशियल है, पेरीग्लेशियल प्रोसेस है एंड विंड है। ये सारे जो है वो इरोजनल एजेंट है, इनकी वजह से इरोजन होता है, राइट। द इरोजनल प्रोसेस इरोड रॉक, ट्रांसपोर्ट द इरोडेड मटेरियल एंड डिपॉजिटेड देम इन सुटेबल प्लेसेस। अब जो इरोजनल प्रोसेसेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके जो है वो रिवर है या फिर विंड है, उसने जो है रॉक को इरोड कर लिया, और जो छोटा छोटा जो रॉक का जो पार्ट है, वो सैंड है, वो अपने साथ ले गई,
यानी कि अपने साथ ले गई, या पानी के साथ ले गई, हवा के साथ ले गई, यानी कि ट्रांसपोर्ट किया, राइट। एंड देन इरोडेड मटेरियल को जो है कहीं जाके सुटेबल प्लेस में डिपॉजिट कर दिया। अब डिपोजिशन कैसा होगा, जब रिवर की स्पीड कम होगी वो तब जाके डिपोजिशन करेगी, राइट। या फिर मटेरियल बहुत ज़्यादा हो गया, कैरिंग कैपेसिटी रिवर की कम है, तो तब डिपोजिशन हो जाएगा। उसी तरह का विंड की स्पीड जहाँ स्लो हो जाएगी या फिर कोई बैरियर आ जाएगा तो वो वहाँ डिपॉजिट करेगी। तो इसमें सारी चीज़ें आती हैं आपके डिनोडेशन में। इरोजन भी आता है, वेदरिंग भी आती है और ट्रांसपोर्टेशन भी आती है। और ये सारी की सारी होता कहाँ है, ये अर्थ सरफेस पे। ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का पार्ट है, राइट। Now, this forms several type of erosional and depositional landforms of different magnitude and dimensions. अब क्या होता है, ये जितने भी आपके जो ये इरोजनल एजेंट है, ये अलग अलग इरोजनल फीचर बनाते हैं, अलग अलग डेपोजिशनल फीचर बनाते हैं। विंड अलग बनाएगी, आपकी रिवर अलग बनाएगी, ग्राउंड वाटर अलग बनाएगा, सी वेव्स अलग बनाएगा, क्योंकि इनकी अपनी प्रॉपर्टीज है, राइट। जहाँ पे डेजर्ट में ऐसा तो नहीं होगा कि रिवर वहाँ पे बनाएगी, वहाँ तो विंड बनाएगी। अब जैसे माउंटेन्स एरिया है, वहाँ पे रिवर्स जो है वो इरोड करेगी, विंड भी इरोड करती है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना कि डेजर्ट में, राइट। तो हर स्पेसिफिक एरिया में जो है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ इरोजनल जो एजेंट है वो वर्क करता है। अब जो लैंडफॉर्म एंड जो फीचर्स हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे वाटर है, वो कौन कौन से इरोजनल फीचर बनाएगा, इस वीडियो में नहीं, आगे जो आएंगी वीडियो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वाटर कौन कौन सी डेपोजिशन फीचर बनाता है, वाटर रिवर राइट। एंड कौन कौन से इरोजनल, उसी तरह से ग्राउंड वाटर कौन से इरोजन एंड डेपोजिशन फीचर बनाता है, वी विल डिस्कस दैट। आई होप कि आपको यहाँ तक कितना समझ में आ गया है कि अर्थ में दो तरह की फोर्सेस काम करती है। एक तो है आपके एंडोजेनेटिक जो कि अर्थ के अंदर है, दूसरी है आपकी एक्सोजेनेटिक जो अर्थ के बाहर है, राइट। चलिए अब अपना इंटरेस्टिंग जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम इनको देखते हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस इनका कितना जो है वो इम्पोर्टेंस है, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर अवश्य देंगे, मुझे ऐसा लगता है। चलिए हम इनको डिस्कस करते हैं। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको जो लगता है इन क्वेश्चन के आंसर्स अपने अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, भेज सकते हैं, सो दैट कि मेरी भी नॉलेज में जो है वो इजाफा हो। या तो फिर आप अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। तो चलिए अभी तो हम इनको डिस्कस करते हैं। हाउ द लैंडफॉर्म्स आर फॉर्मेड ओवर द अर्थ सरफेस। अब अर्थ सरफेस पे जो लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, है ना। तो इसका जो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग आंसर है दैट इज एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से, क्योंकि वोल्केनो, अर्थक्वेक वो जो है वो लैंडफॉर्म बनाते हैं। ये फोर्सेस है जो कि लैंडफॉर्म बनाती हैं। एट द वेरी सेम टाइम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में जो डेपोजिशन प्रोसेस है, डेपोजिशन की वजह से भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं, राइट। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई देयर आर डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट एरिया। डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट एरिया का यही मतलब है कि डेजर्ट में मशरूम रॉक है वो आपको माउंटेन में नहीं मिलेगी, माउंटेन में वैलीज है वो आपको डेजर्ट में नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए है, डिफरेंट फीचर डिफरेंट एरिया में इसलिए है क्योंकि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन है हर जगह, राइट। एंड डिफरेंट इरोजनल और डेपोजिशनल जो एजेंट है वो भी डिफरेंट है। इस वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, रेनफॉल जो एजेंट है वो आपके वो डिफरेंट है। इज देयर सेम फिनोमिना विच वर्क ऑन द अर्थ सरफेस। क्या सेम फिनोमिना वर्क करता है अर्थ के सरफेस पे? नहीं करता है। डेजर्ट में आपके जो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग विंड चलती है बहुत ही स्पीड से, वैसी विंड जो है वो आपके ग्राउंड वाटर जो फीचर्स हैं उनके साथ तो नहीं होगा। अलग अलग फिनोमिना वर्क करते हैं। पोलर एरियाज में जो है वो विंड चलेंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी, वहाँ पे ग्लेशियर है तो वहाँ के उस तरह के फीचर होंगे। आपके प्लेन एरिया में वहाँ पे जो है अलग तरह के फीचर्स होंगे जो रिवर बनाएंगी, वैलीज हैं, चाहे आपके मियंडर्स हैं, डेल्टाज हैं, वो आपके ग्लेशियर्स में नहीं मिलेगी। तो अलग अलग जो फिनोमिना है वो वर्क करता है ओवर द अर्थ सरफेस, राइट। इज फीचर रिमेन सेम। क्या फीचर रिमेन सेम रहते हैं? जैसे आज हम देखेंगे हिमालयाज़, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, वहाँ पे काफ़ी सारी माउंटेन रेंजेस हैं। या फिर अफ्रीका में एटलस माउंटेन रेंजेस है, एंड साउथ अफ्रीका में आपका एंडीज़ माउंटेन्स हैं, नॉर्थ अमेरिका में आपका जो है रॉकी माउंटेन्स हैं।
तो आज ये माउंटेन्स वहाँ पे हैं, क्या आज से पहले भी वो वहीं थे? हमारे लिए तो वहीं थे, अगर हम ह्यूमन की लाइफ के साथ कंपेयर करें तो वहीं थे। लेकिन आपने जो है हिमालयाज़ के बारे में, किसी और माउंटेन रेंजेस के बारे में अवश्य जो है स्टडी की होगी कि जो हिमालयाज़ है, दे आर न्यू माउंटेन्स, फोल्डेड माउंटेन्स हैं और ये 40 मिलियन वर्षों पहले ही पुराने हैं। पहले वहाँ पे क्या था? टेथिस सी था, आज हिमालयाज़ है। तो इसका मतलब ये है कि जो फीचर है वो सेम नहीं रहते हैं, उनका इरोजन होता है, फिर उनका जो है वो डेपोजिशन होता है, वो बनते और बिगड़ते रहते हैं। डिस्ट्रक्शन होती है, रिक्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, रिक्रिएशन एंड डेपोजिशन, ये जो प्रोसेस है ये एक तरह का साइकिल है। तो जो फीचर्स हैं वो सेम नहीं रहते हैं, राइट? ओवर अ लॉन्ग 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 पीरियड ऑफ टाइम ये जो है वो चेंज होते रहते हैं। So everyone, I hope this lecture and this video help you all. So thank you so much for your time. Thank you so much for watching. So that's all from my side. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye and take care.